हेलो स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा प्रदेश के जो भी युवा किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से एक अभिनव प्रयोग ज्ञानदूत कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज शिक्षा में कार्यरत विभिन्न विषय के विषय विशेषज्ञ छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी जानकारी साझा करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रथम फेज बहुत ही सफल रहा। इसी क्रम में जो द्वितीय फेज है उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कॉलेज शिक्षा में कार्यरत विभिन्न विषय के विशेषज्ञों के द्वारा कराई जा रही है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसे आर्थिक विकास के मुख्य सूचक के रूप में हमने आज इसको लिया है। यानी ऐसे कौन कौन से सूचक है जो राजस्थान के आर्थिक विकास को बतलाते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से हम इसमें करेंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सामान्य रूप से कोई ना कोई प्रश्न राजस्थान की अर्थव्यवस्था से अथवा भारत की अर्थव्यवस्था से कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जाता है। इस दृष्टि को ही ध्यान में रखकर हमने इस वीडियो में इस चीज़ का समावेश किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष की अवधि में राज्य में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन केवल राजस्थान की सीमा के मध्य हुआ है उनको ही शामिल करेंगे, वह राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होगा। सामान्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद को दो स्तर पर गणना की जाती है। एक प्रचलित मूल्य पर यानी बाजार कीमत पर, वर्तमान आज की कीमत को आज के उत्पादन से हम मल्टीप्लाई करके अगर निकालते हैं तो होता है वर्तमान कीमत पर। और अगर हम एक स्थिर कीमत पर निकालते हैं, जैसे कि वर्तमान में हमने 2011-12 को स्थिर कीमत ले रखी है, यानी जो 2011-12 में जो कीमतें थी विभिन्न वस्तुओं की, उन कीमतों पर, जैसे गेहूं की कीमत उस समय क्या थी, चावल की कीमत क्या थी, मक्का की क्या थी, जौ की क्या थी, जवार की क्या थी, डॉक्टर की फ़ीस क्या थी, इंजीनियर की क्या सेवा की क्या कीमत थी, उन कीमतों पर वर्तमान उत्पादन को गुणा करते हैं तो वो आता है स्थिर कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों का मतलब वर्तमान का उत्पादन और वर्तमान की कीमत को लिया जाता है तो प्रचलित कीमतों पर होता है। तो अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 2016-17 में देखें तो स्थिर कीमत पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था 5,96,746 करोड़। ये टोटल राशि देखिए आपको दे रखा है, करोड़ में है, 5,96,746 करोड़। और अगर इसी को वर्तमान कीमत यानी 2016-17 में देखिए, 2011-12 में जो कीमत थी उसकी उन कीमतों को 2016-17 के प्रोडक्शन से गुणा किया जाता है तो वो आता है स्थिर कीमत पर 5,96,746। अगर 2016-17 का उत्पादन है और 2016-17 की ही कीमतें ली जाती है तो उस समय राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद आता है 7,60,587 करोड़ रुपए। अगर इसको देखें करंट डाटा की बात करें तो ये देखिए लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे 5,96,000 से 6,24,000, ये लगभग लगातार बढ़ा। 2020-21 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद है 6,43,222 करोड़ रुपीज़। और अगर 2020-21 की ही कीमतों को देखा जाए तो ये लगभग है 9,57,912 करोड़ रुपीज़। तो ये बताता है कि राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो इस चीज़ को व्यक्त करता है कि राजस्थान में आर्थिक विकास की दर धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की हम बात करें तो किस दर से हमारी राज्य की आय बढ़ रही है। तो अगर हम स्थिर कीमत की बात करें तो देखिए
ये 2016-17 में 5.93% बढ़ी, उसके बाद 4.71% बढ़ी। और अब वर्तमान में जो कोरोना काल का इम्पैक्ट है उसको आप देख रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से जो वृद्धि दर है वो हमारी गिरी है। आप यहाँ देखिए 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद था 6,88,714 करोड़, वो गिरकर 6,43,222 करोड़ हुआ, यानी 2019-20 से ये कुछ कम हुआ। तो अगर आप वृद्धि दर को देखेंगे तो इस कोरोना के इम्पैक्ट के चलते पहले जो वृद्धि दर थी वो देखिए 5.93%, 4.7%, 4.94% रहा। पर अगर हम 2020-21 की बात करें तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत पर -6.61% की कमी हुई है। और अगर हम प्रचलित कीमतों पर देखें तो ये 4.11% कम हुआ है। ये इसका मुख्य कारण क्या रहा कि कोरोना महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर कई चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ा, उसकी वजह से हमारा सकल घरेलू उत्पाद गिरा है। इसी प्रकार से देखिए अगर हम क्षेत्रवार देखें कि कृषि में कितना परिवर्तन हुआ, उद्योग में कितना हुआ, सेवाओं में कितना हुआ, तो इसको हम देख सकते हैं, प्रतिशत में डाटा दिया गया है। अगर स्थिर कीमत की बात करें 2011-12 में तो कृषि में जो चेंज हुआ है वो टोटल जो हिस्सा हमारा सकल घरेलू उत्पाद का है उसका 26.42% भाग हमको कृषि से प्राप्त हुआ, 33.17% हमको उद्योग या हम कह सकते हैं प्राथमिक गतिविधियों से 26.42% हुआ, द्वितीय गतिविधियों से 33.17% हुआ और तृतीय गतिविधियां या हम उसको कह सकते हैं सेवा क्षेत्र से 40.41% रहा। अब आप देखिए कृषि का भाग जो राज्य आय है उसमें 26.42 से फिर 25.33 हुआ, फिर 25.61 हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा। वर्तमान में कृषि का भाग बढ़ा है क्योंकि कोरोना काल में जो इम्पैक्ट है वो उद्योगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, सेवाओं पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, पर कृषि पर बहुत ज़्यादा फर्क कोरोना काल का नहीं पड़ा है। तो यहाँ देखिए कृषि अगर हम राज्य आय की बात करें स्थिर कीमत पर तो वर्तमान में 2020-21 में हमारे राज्य आय का 29.45% भाग कृषि से प्राप्त हो रहा है, 28.15% भाग हमें उद्योगों से प्राप्त हो रहा है और सेवा सेक्टर का योगदान 42.40% है। इस प्रकार से हम देखें तो सेवा सेक्टर का पहले 44.70% था, वो गिरकर 42.40% हुआ और वहीं कृषि का भाग 26.73% था इससे पहले साल में, वो कृषि का भाग इसमें बढ़ा है। इसी प्रकार से अगर हम मूल्यवर्धन को करंट कीमत पर देखें, प्रचलित कीमत पर देखें तो 2020-21 में 29.77% भाग हमको कृषि से प्राप्त हुआ और 24.80% भाग हमको उद्योगों से प्राप्त हुआ और राज्य आय का लगभग 45.43% भाग हमको सेवा सेक्टर से मिला है। तो यहाँ इनको डिस्कस करने का एक उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा सा पता रहे। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किस वर्ष को स्थिर कीमत में माना गया है तो वहाँ आपको आंसर देना है 2011-12। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक राज्य आय का किस सेक्टर से प्राप्त होता है तो आपको सेवा सेक्टर इसमें लिखना है, क्योंकि सेवा सेक्टर में जो है सेवाओं से लगभग 45.43% राज्य आय की प्राप्त होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप देखिए कि अगली चीज़ पूछी जाती है कई बार, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसको कहा जाता है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। हम जब भी कोई उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के साथ हमारी मशीनों की कुछ घिसावट होती है, कुछ अप्रचलन होता है, या जो पहले जो हम उत्पादन कर चुके हैं उस उत्पादन के साथ हम जब शुद्ध उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें से घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। अर्थात इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक जना टैक्सी चलाता है, उसने 10 लाख की टैक्सी खरीदी और साल भर उसने टैक्सी चलाई और टैक्सी चलाने से उसको 5 लाख की इनकम प्राप्त हुई। अब
उसको देखिए सकल इनकम तो 5 लाख की प्राप्त हुई है, पर शुद्ध इनकम की अगर हम बात करें तो हो उस टैक्सी का डिप्रिसिएशन हो गया। जो पहले टैक्सी 10 लाख की थी, अगर वो अब 8 लाख में ही बिकती है तो 2 लाख रुपए जो घिसावट हो गई है टैक्सी की, तो शुद्ध अगर उसने सकल रूप से 5 लाख रुपए कमाए, जिसके अंदर उसने पेट्रोल का खर्चा निकाल दिया, ड्राइवर का खर्चा निकाल दिया, टूट फूट मरम्मत का खर्चा निकाल दिया, वाहन के इंश्योरेंस का खर्चा निकाल लिया, उसके बाद उस टैक्सी से उसने 5 लाख रुपए कमाए। पर अगर टैक्सी का मूल्य 10 लाख की जगह 8 लाख ही रह जाता है, तो 2 लाख रुपए उस टैक्सी का घिसावट हो गई, तो शुद्ध रूप से उसने 5 लाख नहीं कमाए, बल्कि उसने 3 लाख ही कमाए। इसका मतलब है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट को घटा दिया जाता है। अब ये घिसावट टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन की वजह से हो सकती है, ये जो घिसावट है कोई एक्सीडेंटल हो सकती है, मैनमेड गतिविधियों की वजह से हो सकती है। इसकी विस्तार से चर्चा हमने राष्ट्रीय आय के चैप्टर में करनी है। तो आप देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध घरेलू उत्पाद हमेशा कम होता है, क्योंकि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट को घटा दिया जाता है। आप देखिए, अगर हम 2016-17 की बात करें तो हमारा स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद था 5,96,746 करोड़ रुपए, और वहीं अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें वही 2011-12 की कीमत पर, तो देखिए 5,96,746 करोड़ था, जबकि घिसावट व्यय के बाद ये रह गया 5,29,650 करोड़। इसी प्रकार से अगर प्रचलित कीमतों की बात करें तो 2016-17 में प्रचलित कीमत पर हमारा सकल घरेलू उत्पाद था 7,60,587 करोड़, जबकि इसमें से घिसावट को घटा देने के बाद ये 7,60,587 की जगह रहता है 6,82,626 करोड़ रुपए। तो ये बताता है कि शुद्ध निकालने के लिए सकल में से घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। अगर हम 2020-21 की बात करें तो ये 5,70,143 करोड़ रुपए राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद है, जो कि 2011-12 की स्थिर कीमत पर है, और प्रचलित कीमत की बात करें तो यह है 8,62,633 करोड़ रुपए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो होती है, किसी देश में रहने वाले लोगों के रहन सहन की स्थिति कितनी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, अगर इसको पता करना हो तो प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। तो राजस्थान के लोगों का रहन सहन का स्तर क्या है, इसका पता करने के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय की गणना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से ही पता चलता है कि राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है। तो इसके लिए देखिए, प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर आप देखें 2016-17 में स्थिर कीमत पर हमारी प्रति व्यक्ति आय वार्षिक थी 71,324 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति की साल भर की कमाई थी 71,324 रुपये प्रति व्यक्ति। और अगर प्रचलित कीमतों पर देखें तो यह 91,924 रुपये। अब आप देखिए, लगातार हमारे यहाँ ये देखिए डाटा स्थिर कीमत पर 71 से 73 हुई, 73 से 75 हुई, 75 से 78 हुई, यानी धीरे धीरे हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। पर अभी कोरोना काल की वजह से देखिए 2020-21 में हमारी प्रति व्यक्ति आय 72,297 हुई, यानी लगभग 2016-17 के आसपास ही ये वापस चली गई। इसी प्रकार से प्रचलित कीमत पर देखें तो ये पहले 91,000 से देखिए 98,000 के आसपास हुई, फिर 107, 115, वर्तमान में ये है 1,09,386 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। यानी एक परिवार में सदस्य अगर 4 हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, राज्य के हमने कुछ मेन डाटा की बात हमने करी है। इसी प्रकार से देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अर्थव्यवस्था फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है स्थायी पूंजी निर्माण पर। अगर पूंजी निर्माण की दर बढ़ रही होती है तो ये स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था फ्यूचर में प्रोग्रेस करेगी। करोड़ रुपए में राशि है। 2016-17 में राज्य में स्थायी पूंजी निर्माण था 2,11,986 करोड़, जो देखिए बढ़ता हुआ
2019-20 में 2,71,696 करोड़ हो गया। ये लगातार बढ़ता हुआ डाटा है जो ये बता रहा है कि राज्य में पूंजी निर्माण की दर बढ़ रही है। अब जब पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है तो उसका नए क्षेत्र में विनियोग किया जाता है। जब विनियोग किया जाता है तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से पूंजी निर्माण क्षमता जो है, स्थायी पूंजी निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थायी पूंजी निर्माण में आपके जितने भी ऐसे कार्य होते हैं जो भविष्य के लिए, जैसे रोड का डेवलपमेंट है, ये स्थायी पूंजी निर्माण है। कोई बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, कोई स्टेडियम बनाया जाता है, कोई कल कारखाना सरकार के द्वारा लगाया जाता है, कोई उद्योग की स्थापना की जाती है, तो ये सारा स्थायी पूंजी निर्माण के अंतर्गत आता है। चूँकि राज्य की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो इसमें कृषि की क्या स्थिति है इसको भी हमने इसमें लेने का प्रयास किया है। इसके लिए हमने देखा कृषि उत्पादन सूचकांक क्या है। तो देखा जाए तो कृषि उत्पादन सूचकांक जो है उसका आधार वर्ष 2005-06 से वर्तमान में अब जो, अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में कृषि उत्पादन का सूचकांक क्या है, तो आप 2007-08 है, यानी जितना भी 2007-08 में उत्पादन हुआ उसको हमने 100 मान के उसके हिसाब से इसको प्रोग्रेस को देखा है। तो हमारे पास देखिए 2016-15 इसमें कृषि उत्पादन सूचकांक में इकाई, चूँकि 100 है तो यहाँ इकाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2016-17 में 2007-08 की तुलना में 75% कृषि में उत्पादन बढ़ा है। देखिए 2007-08 को हमने 100 माना है, उसको अगर हम देखें तो 2016 में यानी कृषि में उत्पादन 2007-08 की तुलना में 75.12% का इंक्रीज है। 2017-18 में गिरा है, चूँकि राज्य की अर्थव्यवस्था ऐसी है, राज्य की कृषि अकाल और सूखे पर ज़्यादा निर्भर करती है, तो ये भी संभव है। आप 2018-19 की देखें तो कृषि उत्पादन 183.08 है और 2019-20 में ये 201.69% है। इसका मतलब है कि 2007-08 की तुलना में हमारे यहाँ 2019-20 में कृषि में लगभग दोगुना परिवर्तन हुआ है। उत्पादन लगभग 2007-08 की तुलना में हमने कृषि में उत्पादन दुगुना कर दिया है। अगर हम सूचकांक की बात करें तो 2020-21 का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 2019-20 में ये रहा है 201.69%, यानी कृषि में हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। कई बार खाद्यान्न उत्पादन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इस खाद्यान्न उत्पादन की जो इकाई है लाख मीट्रिक टन में ली गई है। 2016-17 में हमारे यहाँ 231.40 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, जो बढ़कर देखिए लगातार बढ़ रहा है। अगर हम लास्ट डाटा देखें तो हमारा जो डाटा है खाद्यान्न उत्पादन का वो 200 कुल खाद्यान्न उत्पादन का देखिए 271.33 लाख मीट्रिक टन हुआ। तो ये देखिए लगातार ये इसमें आप डाटा देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन का आप डाटा देखेंगे 231 से 221 हुआ, फिर 231, 265, अभी वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन 271.33 लाख मीट्रिक टन है। तो अगर एक आपको ये नॉलेज में होगी कि लगभग इतना है, तो ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे तो आप उसमें बिल्कुल नज़दीक जा सकते हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादन की स्थिति क्या है, इसको भी 2011-12 में जो हमारा औद्योगिक उत्पादन था उसको 100 मानकर इंडेक्स नंबर निकाला गया है। तो इसमें देखिए 2016-17 में ये था 122.11, यानी 2011-12 की तुलना में औद्योगिक उत्पादन हमारा 22% बढ़ा था। उसके बाद देखिए ये 33, 140 और वर्तमान में देखिए कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से ये 115.67 है। यानी 2012-13 की हम तुलना 2011-12 को अगर हम तुलना करें तो वर्तमान में हमारा औद्योगिक उत्पादन केवल 15.67% ही बढ़ा है। इसका कारण ये रहा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जिनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, कुछ फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ बंद भी हो गई, उसकी वजह से औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक हमारा नीचे गिरा है। देखिए 122 से 133, 140 तक बढ़ा था, पर ये पिछले 2 साल में जो कोरोना का इम्पैक्ट है उससे देखिए 140.37 से 120, 126.9 और 115.67 हुआ, यानी औद्योगिक उत्पादन में हमको नुकसान हुआ। अगली बात हम बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक की, यानी
थोक वस्तुओं के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। इसके लिए आधार वर्ष राज्य में 1999-2000 को आधार वर्ष माना जाता है। यानी 1999-2000 में विभिन्न वस्तुओं की जो कीमतें थी उनको 100 मानकर थोक मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। 2016-17 में कीमतें 187% बढ़ चुकी थी, यानी 1999-2000 की तुलना में 100 का 287.24 हो गया। यानी जो महंगाई है 1999-2000 से पिछले 15 साल में महंगाई थोक मूल्य में 187.24% बढ़ी है। इसके बाद देखिए लगातार डाटा 192.3430 लगातार अभी हम बढ़ रही है। अगर हम 2020-21 की बात करें तो जो हमारी महंगाई का सूचकांक है वो 334.19 हो गया। यानी 20 साल में अगर हम देखें तो 1999-2000 में जो 100 वैल्यू थी वो बढ़कर 334.19 हो गई है। यानी लगभग 234.19% कीमतें थोक वस्तुओं की हमारी कीमतें बढ़ी है। और अगर हम प्रतिवर्ष की बात करें, प्रतिशत कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी बात करें तो 2014-15 की तुलना में 2015-16 की तुलना में 2016-17 में ये 5% बदला। उसके बाद 1.78%, फिर 3.22%, 4.73% और वर्तमान में 5.76% की दर से बढ़ रही है महंगाई। इसी प्रकार से अगर हम ऊर्जा की बात करें तो इसको मेगावाट में देखते हैं तो 2016-17 में हमारे यहाँ 186.77 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिजली का उत्पादन बढ़ाएं। तो अगर हम देखें तो 2020-21 में हमारे यहाँ जो बिजली का उत्पादन है वो है 21,836 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। इसी प्रकार से बैंकों के द्वारा कितना कर्ज लिया जा रहा है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना संस्थागत कर्ज लिया जाता है या संस्थागत बैंकिंग प्रणाली होती है, अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सितंबर की स्थिति हमने इसमें ली है, राशि करोड़ रुपए में देखें तो हमारे यहाँ संस्थागत साख थी 1,96,698 करोड़। ये लगातार साख की मात्रा बढ़ रही है जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का सूचक है। 2020-21 में हमारे यहाँ संस्थागत साख की मात्रा थी 3,43,406 करोड़। तो यहाँ देखिए हमने कुछ समंकों की बात करी जो भारत अर्थव्यवस्था से संबंधित है और इसको एक डाटा के रूप में चित्र के माध्यम से भी घरेलू उत्पाद को बताया गया है कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर लगातार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का रुख है। और वृद्धि की दर की बात करें तो वृद्धि दर देखिए इसमें क्लियर शो की हुई है कि किस प्रकार से हमारी वृद्धि दर में परिवर्तन हो रहा है। स्थिर कीमत पर क्षेत्रवार योगदान आप देखिए, इसमें स्थिर कीमत पर सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का 42.40% है, कृषि क्षेत्र का 28.15% है। और ये अलग अलग एरिया की बात करें, शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात है, प्रति व्यक्ति आय जो देखिए स्थिर कीमत पर 91,924 से लगातार ये बढ़ रही थी और लास्ट में ये 1,09,386 है। इसी को हमने डाटा को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ ऐसे समंकों को लिया है जो सामान्य रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट समंक है उनको इस श्रृंखला के अंतर्गत बताया जाएगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। थैंक यू।